अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, BLLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का जो एंट्रेंस होने वाला है कश्मीर यूनिवर्सिटी या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी लेक्चर सीरीज़ बनाई है जिसमें हमने हिस्ट्री के कुछ लेक्चर जो है अपलोड किए। अब आज हम इंडियन पॉलिटी जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यूनिट सेकंड जो इंडियन पॉलिटी है जिसमें 6-7 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है, तो इनके ऊपर आज हम जो है डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी जो है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट जो है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। और अगर हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में तो पहले हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली जो है दे आर बेसिकली इन द पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 to 35, एंड देर आर बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स प्रेजेंटली अवेलेबल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1 इज़ राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आता है। देन राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स आर्टिकल 29 to 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो इससे पहले एक आर्टिकल था आर्टिकल 31 जो जिसको हम राइट टू प्रॉपर्टी कहते हैं, और वो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो डिलीट हो चुका है। अब वो जो है एक सिविल और एक लीगल राइट है। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट, तो उसमें राइट टू प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, राइट टू प्रॉपर्टी इस वक्त नहीं है। और जब हम बात करेंगे आर्टिकल 17 जो यहाँ पे आता है, दैट इज़ कॉल्ड, वो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। और इसके बाद जो है राइट टू फ्रीडम जो है सेकंड हमारा, इसमें जिस आर्टिकल 19 है जिसमें 6 काइंड्स ऑफ फ्रीडम्स के बारे में बात हुई है। देन वी हैव राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जिसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन जो होती थी यहाँ रेस के नाम पे, या जो यहाँ पे सती का कस्टम था उसको ख़त्म करना, और जो फोर्स्ड लेबर था उसके बारे में यहाँ पे बात हुई है। देन वी हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये एक और फंडामेंटल राइट है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जिसमें कुछ रिट आ गया है जैसे हैबस कॉर्पस, मैंडोमस, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो और सर्टोरी। ये जो है रिट्स बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट जो है इशू करता है इन फेवर ऑफ एनी सिटीज़न और इन फेवर ऑफ एनी अथॉरिटी। तो देन वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो है ये बेसिकली 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई चैप्टर नहीं था, और ये 1976 में ऐड हुआ था, और ये पार्ट 4A जो है इसमें इसको जगह मिली। तो आर्टिकल 51A इसको डील करता है जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बोला गया है। लेकिन अब कुछ साल पहले जो है 2002 में जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड हो गई है। फिर एक चैप्टर आता है डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट का, जो पार्ट 4th है। पार्ट 4th का जो डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स जो है पार्ट 4th में आता है, जिसमें डिफरेंट प्रिंसिपल्स आए हैं, जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है, इसमें गांधीयन प्रिंसिपल्स है, लिबरल प्रिंसिपल्स है, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स है। फिर हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की तरफ आते हैं, जहां पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को जो है संसद कहते हैं हिंदी में, और यहाँ पे 2 हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं या लोअर हाउस भी कहते हैं, और राज्यसभा को जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं और अपर हाउस भी कहते हैं। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की है दैट इज़ 550, लेकिन जो प्रेजेंट लोकसभा है उसमें 545 मेंबर्स है। तो उसमें जो है 13 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज़ और 2 आर नॉमिनेटेड बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। और फिर राज्यसभा की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसमें 250 मेंबर्स होते हैं। तो इसमें भी जो है इसमें जो रखा गया है 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा के लिए जो मेंबरशिप के लिए एज होनी चाहिए 25, और राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का चैप्टर आता है। तो प्रेसिडेंट को हेड ऑफ़ द स्टेट कहा जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ़ द स्टेट कहा जाता है। तो ये बेसिकली इस वक्त जो एक वुमेन प्रेसिडेंट थी, 12th प्रेसिडेंट जो थी प्रतिभा देव सिंह पाटिल, पहला प्रेसिडेंट जो इंडिया का था डॉक्टर हुसैन, और इस वक्त जो है रामनाथ कोविंद है प्रेजेंट। तो प्रेसिडेंट की जो एज होनी चाहिए 35 मिनिमम होनी चाहिए, और जो उसकी क्वालिफ़िकेशन है उसमें सिटीज़नशिप होना ज़रूरी है। इलेक्शन के बारे में बात करेंगे तो वो इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ जो है पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और पावर्स की अगर हम बात करें तो उसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स आते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स आते हैं, और जुडिशल पावर्स आते हैं। तो ये डिटेल में जाने के लिए हम आगे MCQs की तरफ जाएंगे, जहाँ पर हमें ये डिटेल में मिलेगा।
फिर उसके बाद अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, तो प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट ही मस्ट बी द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा। देन उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील माना जाता है इंडिया में। तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन जजेस की होती है वो सिटीज़न होना चाहिए और 5 ईयर उसका एज होना चाहिए, और इसके क्वालिफ़िकेशन जो है वो आगे हम देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद हम जब आते हैं उसके बाद जुडिशल रिव्यू आता है। जुडिशल एक्टिविज़म एक टर्म है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे डिस्कस करनी है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 3 to 4 से लेकर 3 to 8 तक है, जो एक बॉडी है जो यहाँ पे इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट करती है। या नीति आयोग जिसका पुराना नाम प्लानिंग कमीशन था, तो ये 1950 में बना था प्लानिंग कमीशन, जो हर साल 5 ईयर प्लान्स बनाता है। तो ये तो हुआ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम एमसीक्यूज़ की तरफ आएंगे, क्योंकि जो एमसीक्यूज़ होते हैं इसमें हम जो है डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके कि जो एमसीक्यूज़ है इसमें कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे पहला हमारा जो एमसीक्यू नज़र आता है, दैट इज़ हु अमंग इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है याद रखना चाहिए वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो था उसी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी था और बाद में वो लॉ मिनिस्टर भी बना था जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। सेकंड एमसीक्यू इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये कब अडॉप्ट हुई, दैट मीन्स अडॉप्शन का मतलब होता है ये कंप्लीट हुई, तो दैट इज़ 26 नवंबर 1949। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनफोर्स्ड ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एनफोर्स कब हुई, तो इसका है 26 जनवरी 1950। तो ये दो डेट्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। एनफोर्समेंट और अडॉप्शन का मतलब क्या होता है। अडॉप्शन का मतलब है जब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंप्लीट हुई थी और कुछ प्रोविजंस उसी दिन से लागू हुई, लेकिन जो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को जो है उसके बाद जो है शुरू हुई। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड ऑन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है 1950 में 26 जनवरी को हुआ था। तो फोर्थ एमसीक्यू की अगर हम बात करें, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने फ्रेम किया था। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ये बेसिकली हमने बनाई थी एक असेंबली जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स थे फ्रॉम इंडियन स्टेट्स, फ्रॉम प्रिंसिपल स्टेट्स, और उन्होंने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नंबर 5 जो है हु वाज परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो है परमानेंट चेयरमैन कौन था, तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि पहले टेम्पोररी चेयरमैन बना था उसके बाद परमानेंट चेयरमैन बना था। नंबर 6 इज़ हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 7th वन जो है दैट इज़ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने बनाई थी 1950 में, उसमें टोटल उस वक्त कितने आर्टिकल थे, दैट इज़ 395 आर्टिकल्स। बाद में इसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स आई और बहुत सारे नए आर्टिकल इसमें ऐड हुए हैं। अब ये 444 से भी क्रॉस कर चुका है। देन 8th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स। पार्ट 3rd में क्या है, फंडामेंटल राइट्स। देन पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। तो पार्ट 4th में, पार्ट 3rd में फंडामेंटल राइट्स है और पार्ट 4th में जो है फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देन 10th वन जो है दैट इज़ द इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड इन। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसका इलेक्शन कब हुआ था, 1946 में। और अगर हम 11 की बात करेंगे तो 11 इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज सेट अप अंडर द रिकमेंडेशंस ऑफ। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी, कैबिनेट मिशन प्लान। इन 1936 इंडियन कांग्रेस डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू सेट अप ए सेशन हेल्ड एट। तो 1936 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, और ये सेशन कहाँ पे हेल्ड हुआ था, इसका सही आंसर है फैज़पुर सेशन, यानी फैज़पुर में हुआ था। अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज टू कंसिस्ट ऑफ। कैबिनेट मिशन प्लान ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने मेंबर्स की तजवीज़ रखी थी, तो दैट इज़ 389 मेंबर्स। हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसको मूव किया था, किसने ये फ्रेम किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। पहला गवर्नर जनरल जो है फ्री इंडिया का कौन बना था, तो दैट इज़ सी राजा गोपालाचारी।
Then which amendment of constitution added the word secular and socialist in the preamble? Secular word और socialist word constitution assembly में preamble में कब ऐड हुआ, वो कौन सी amendment थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव है, दैट इज कॉल्ड 42nd अमेंडमेंट, जिसको हम मिनी छोटी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज है, ये रिजिड है, फ्लेक्सिबल है या फ्लेक्सिबल? तो इसमें हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड, यानी सम पार्ट्स आर फ्लेक्सिबल एंड सम पार्ट्स आर रिजिड, यानी बी। वोटिंग एज इन इंडिया इज, इंडिया में इस वक्त वोटिंग एज क्या है, दैट इज 18 ईयर्स। इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक ऑन, रिपब्लिक डे जो मनाते हैं हम, ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स में आई थी, तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1947। देन वी हैव MCQ नंबर 20, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरो। ये किसने कहा था? बैग ऑफ बोरो का मतलब होता है कि ये हमने बाकी अदर कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की है, तो ये KT शाह ने कहा था। द मेथड ऑफ अमेंडमेंट इन इंडिया इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल, तो ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाते हैं, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? दैट इज आर्टिकल 368। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किए हैं? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। नेशनल एमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर, तो प्रेसिडेंट जो है नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर करता है, तो उसमें कौन सा आर्टिकल आता है? दैट इज आर्टिकल 352। फाइनेंशियल एमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाय प्रेसिडेंट अंडर, और फाइनेंशियल एमरजेंसी अगर होती है तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? दैट इज आर्टिकल 360। द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा के मेंबर्स का टाइम कितना होता है? 6 ईयर। द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज, लोकसभा के मेंबर्स का होता है 5 ईयर। आफ्टर पासिंग द बिल बाय द पार्लियामेंट द बिल इज सेंट टू, जब पार्लियामेंट बिल पास करता है तो फिर उसके बाद वो किसके पास जाती है फाइनल डिसीजन के लिए? दैट इज प्रेसिडेंट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज फिक्सड एट, तो राज्यसभा में जो मैक्सिमम मेंबर्स है वो कितने हैं? दैट इज 250। एंड द लोकसभा इज, लोकसभा के जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है दैट इज 550। हु इज़ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की जो मीटिंग्स होती है उनको कौन प्रिजाइड करता है? तो वो है स्पीकर। एंड हु इज़ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और राज्यसभा का कौन का? वो है वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का यही काम है कि वो बेसिकली राज्यसभा को प्रिजाइड करता है। द बजट इज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा बाई, जो बजट हम बनाते हैं वो लोकसभा में कौन इंट्रोड्यूस करता है? दैट इज़ फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे इस साल का बजट जो है वो निर्मला सीतारमन जो यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की है, उसी ने इस प्रेजेंट किया था। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन, राज्यसभा में कितने मेंबर्स जो है नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट? दैट इज 12 मेंबर्स। तो इसके बाद हमारा जो MCQ है 34, दैट इज द कैंडिडेट कंटेस्टिंग फॉर राज्यसभा शुड नॉट बी लेस देन, जो राज्यसभा मेंबरशिप के लिए कोई कंटेस्ट लड़ेगा तो उसकी एज कम से कम 30 साल होनी चाहिए। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय, लोकसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है? तो नेचुरली जब लोकसभा को डिसॉल्व करना होगा तो ये प्रेसिडेंट का काम होता है। द 14th लोकसभा विच पार्टी वाज हैविंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन लोकसभा, जो 14th लोकसभा है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसके पास थी? कांग्रेस। तो इस वक्त जो हमारी लोकसभा जो है 15th लोकसभा या 16th लोकसभा की अगर हम बात करें तो वो BJP को वहाँ पे जाता है, क्योंकि वही लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त है। द मिनिमम एज नीडेड फॉर द प्रेसिडेंट इज 35 ईयर्स। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज 5 ईयर्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, तो वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? तो यहाँ पे याद रखना है ये भी बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज होता है, लेकिन इसको हम इसमें जो है सिर्फ मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। द रियल रूलर ऑफ इंडिया इज़, अगर देखा जाए तो रियल सेंस में हमारे इंडिया का रूलर कौन है? तो उसका वो है प्राइम मिनिस्टर। ये जो वाइस प्रेसिडेंट मैंने कहा इसमें पार्लियामेंट सही है, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज में कन्फ्यूजन होता है। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो बेसिकली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्ट करता है। द टेन्योर ऑफ गवर्नर इज़ 5 ईयर। बाय होम द गवर्नर अपॉइंट, गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? दैट इज प्रेसिडेंट। अप टू विच ईयर इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा इज अनचेंजेबल, तो कब तक ये जो है हमारे लोकसभा की मेंबरशिप चेंज नहीं होगी? दैट इज 2026, 2026 तक। हु अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? दैट इज प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट को काफ़ी ज़्यादा पावर्स होते हैं। वो जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स चेयरमैन जो है उन सबको वही अपॉइंट करता है। देन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कौन करता है? दैट इज गवर्नर। द रिटायरमेंट एज ऑफ सेंट्रल सर्विसेज इज, सेंटर में जो इस वक्त रिटायरमेंट की एज है दैट इज 60। द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड, ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है
वो है 33 जजेस, यानी इस वक्त जो है 1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिटायर एट द एज ऑफ, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज जो है दैट इज़ 65। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने जो है हाँ 50 ऑब्जेक्टिव्स टू होम सुप्रीम कोर्ट एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट जो है किसको एडवाइस करता है, तो ये जो है ये बेसिकली इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट। तो ये 50 ऑब्जेक्टिव्स MCQs हमने आज इंडियन पॉलिटी से लिए थे। ये नहायत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, तो इनको आप पूरी तरह से याद करें, और अगर रिपीट भी करना पड़े तो उसको रिपीट भी करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपनी ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।